ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब हम लोगों ने हुआ क्या कि ईएमएफ मतलब जो बैटरीज हैं, सेल्स जो है, उनको हमने सीरीज में लगा लिया, पैरेलल में लगा लिया। अब ऐसे लगा तो लिया, बट अगर कोई कंडीशन रखी जाए, सोचा जाए कि यार ऐसा क्या मैं करूं कि इस केस में जो हमारे पास करंट निकलेगा, इस केस में जो हमें करंट मिलेगा वो क्या हो, मैक्सिमम करंट हो, है ना। मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए मैक्सिमम करंट हो, और यहां पे भी अगर जो करंट निकले वो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैक्सिमम करंट हो। ऐसी क्या मेहनत हमें करनी पड़ेगी, और उसी मेहनत के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज के कंडीशन की। अब मान लो यहाँ पे एन सेल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे एन सेल्स लगे हैं, ठीक है। सबको मिला के जो टोटल ईएमएफ हमारे पास बन रहा है, तो टोटल ईएमएफ मान के चल लो कि ईएमएफ हमारे पास कितना है, ई है, ठीक है। वैसे तो हमें अगर अलग अलग सेल्स की वैल्यू दी हुई होगी तो हमें निकालना पड़ता है, ये बात तो तुम लोग को मालूम है, ठीक है। बट यहां आगे हम मान लेते हैं कि टोटल ईएमएफ ई है, ठीक है। अब यहां पे एक जो सेल है, ये सारे सेल सेम है, ध्यान रखना। तो एक जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, आर है, आर है, इन सब की आर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो यहां से अगर तुम टोटल अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तुम्हें पता ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर प्लस आर प्लस आर। कितने बार में, ये एन टाइम्स, है कि नहीं, क्योंकि एन सेल्स हैं तो एन बार ऐड करोगे और आंसर कितना आएगा, एन आर आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। अब तुम लोग को यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला पता ही है, और वो क्या है कि अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, टोटल ईएमएफ अपॉन में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, है कि नहीं। सिंपल सी चीज, ये कहां से आया, ओम्स लॉ ही तो है ये। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वही है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो I की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर होगी। तो पोटेंशियल और ईएमएफ बात तो सेम ही होते हैं लगभग, अगर तुम लोग को बातें पता हो अच्छे से तो वही चीज है। अब हमारे पास टोटल ईएमएफ की वैल्यू हमने E मान ली है, ठीक है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू NR नहीं है, ध्यान रखना, उसकी वैल्यू NR नहीं है। NR जो रेजिस्टेंस है वो तो इन सेल्स का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखो। साथ में हमारे पास इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो है। अब तुमने बैटरी लगाई है, किसी चीज से लगाई होगी, एसी, फ्रिज, बल्ब। अब बल्ब जो मान लो हमने बल्ब से लगा रखी है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R प्लस NR लिखना पड़ेगा। इस पूरे रेजिस्टेंस में ये वाला पूरा रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो ये है हमारे पास करंट की वैल्यू। तो ये तो सिर्फ अभी करंट की वैल्यू आई है, बट अभी मैक्सिमम करंट का कंडीशन नहीं आया। यहां पे हमारे पास केसेस बनते हैं। तो यहां पे हमारे पास केस क्या बनेगा, वो है कि मान लो जो NR की वैल्यू है, NR स्मॉल r होगा, सॉरी, है ना, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सबकी जो वैल्यू है अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। कहने का मतलब तुमने बहुत सारी बैटरीज को साथ में लगाया और उन बैटरीज को किसी बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है। तो उस जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बैटरीज के रेजिस्टेंस के सामने कुछ भी नहीं है, वो बैटरीज का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, E। अब E तो ईएमएफ है, अपॉन में R प्लस NR। अब R की वैल्यू काफी छोटी है और NR की वैल्यू काफी बड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं, R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमारे पास, NR आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ये I की वैल्यू आई तब जब हम लोगों ने NR यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को काफी बड़ा लिया है रेजिस्टेंस से। और वही मैं अगर इसमें दूसरा केस ये बनाऊं कि मान लो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अलग से जो बल्ब लगाया है मैंने, मान लो उसकी वैल्यू जो है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी बड़ा है NR से। NR मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, फॉर्मूले में देखो, अब ये चीज बहुत बड़ी है तो तुम्हें इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, E बाय आर, ठीक है। तो E बाय आर आ रही है, देखो यहाँ पे। अब इस करंट में और इस करंट में तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जरा इस करंट को ध्यान से देखो, इसमें E बाय आर है, जो इसको तुमने डिवाइड किया एक नंबर से। अब तुम खुद सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास एक नंबर है 100। अब इस 100 को तुमने n से डिवाइड कर दिया। n हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा, 2, 3, 4, 5, मैं मान लो 7 लेके चलता हूं। 7, 100 को तुमने 7 से डिवाइड किया, और ठीक है, और 100 को तुमने किसी भी चीज से डिवाइड नहीं किया, या फिर ऐसा सोच लो 1 से डिवाइड किया। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर बड़ा है, साफ साफ तुम्हें पता है ये नंबर बड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगी हमारे पास, 1 और 30 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4, 14 के आसपास इसका आंसर आ रहा होगा। तो ये 14 के आसपास नंबर है, वो ये 100 है। तो
तो हमें इतना तो गारंटी है कि अगर मैंने किसी नंबर को मैंने किसी चीज से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू काफी छोटी होगी और इसकी वैल्यू अच्छी खासी बड़ी है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट निकालना है किस केस में, सीरीज के केस में, ठीक है, तो सीरीज के केस में मैक्सिमम करंट के लिए ये वाली कंडीशन है जो सबसे बढ़िया रहेगी। कहने का मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम लगाते हो, बाहर से जो बल्ब वगैरह लगाते हो, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब हमारे जो सेल्स हैं उनके रेजिस्टेंस से, तो उस केस में जो हमें करंट मिलेगा उस करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम करंट होने वाली है। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे अगर हमसे बोला जाए कि बताओ मैक्सिमम करंट कब आएगा, तो ये कंडीशन यूज की जाएगी। तो अब अगला केस है हमारे पास पैरेलल। अगर हम लोगों ने बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाया, मेरे पास m सेल्स है पैरेलल में लगा हुआ है, मान लो टोटल ईएमएफ की वैल्यू E है, फिर से E मान के चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगी हर बार वैल्यू, बट हमने मान के चला है क्योंकि हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी इंटरनल रेजिस्टेंस को देना है, ठीक है। अब मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है R। तो तुम्हें पता है इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाया जाता है तो फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये तो फॉर्मूला होता है किसी भी रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, ठीक है। पिछली बार हमने n सेल्स लगाए थे जब हम लोगों ने कौन सी बात करी थी, सीरीज। यहां हमने m सेल्स लगाए हैं। तो ये सॉल्व होके मेरे पास कितना आएगा, R/m आएगा। अब ये चीज तुम्हें कंफ्यूजिंग लगती है तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान लो मैंने दो रेजिस्टेंस है, चलो कितने, 10 ओम के और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस है, इनको पैरेलल में लगाया। तो पैरेलल में लगाने के लिए हमारे पास सॉल्व करने का ये तरीका होता है 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/R, है ना। तो तुम्हें पता है 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, और 1/10 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/10, है ना। जब इसको अल्टी पल्टी मारोगे तो R की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/R आ जाएगा, है ना। सिमिलर तरीके से अगर यहां मान लो 3 बार होता, 1/10 1/10 1/10 3 होते, तो यहां पे तुम 3 से मल्टीप्लाई करते और अल्टी पल्टी मारने के बाद, सॉरी यहां R नहीं होगा, पहले 2 था और अब यहां आंसर कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 3 बार था तो 3 और यहां आंसर कितना आया, 3। वैसे अगर यहां पे मान लो 4 बार होता तो यहां 4 आता और आंसर कितना आता, 10/4। और यहां वैसे अगर n टाइम्स है तो यहां पे कितना आता है, n आता, और डिवाइड किससे हो जाता है, n से। सिमिलर तरीके से अगर मेरे पास इतने सारे रेजिस्टेंस है m टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, R/m। जैसे 10/m आ रहा है, सिंपल एक कंपैरिजन करके हम लोगों ने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है। I की वैल्यू हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ जिसकी वैल्यू हमने E मानी है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड जो बाहर मैंने रेजिस्टेंस लोड लगाया हुआ है उसकी वैल्यू मान लो R है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू R है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/m। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये तो इतना वो नहीं है, ये जो m है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जाएगा इससे और अल्टी पल्टी मार के ऊपर भी, तो m e हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, NR प्लस स्मॉल r, है कि नहीं। तुम देख सकते हो मैंने क्या किया, ये m इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और m ऊपर जाके भी अल्टी पल्टी मार के मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही दो केसेस हैं, दो केस जो पिछले केस में थे, फिर से वही सेम कि अगर मान लो MR की वैल्यू, इस बार MR नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और वो क्या है कि अगर मान लो NR की वैल्यू, अगर मान लो हमारे पास जो MR की वैल्यू है वो है जो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए अगर R से, पहला केस ये है। और दूसरा केस अगर मान लो हमारे पास जो R की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए किससे, MR से, ठीक है। मैंने उल्टे दोनों अलग अलग केस ले लिए। तो इस केस में होगा क्या, अगर मान लो MR की वैल्यू R से बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमें, अगर ये बहुत बड़ा है ये छोटा है तो इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आंसर हमारे पास कितना आएगा, I इज टू M E अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे, MR, सिर्फ MR, है ना, क्योंकि R को हमने तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब M से M क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, E/R, है ना। तो इस केस में I की वैल्यू E/R आ रही है। अब दूसरे केस में देखते हैं, अगर मान लो इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उड़ा देना पड़ेगा। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ME अपॉन में, देखो हम लोगों ने इसको रखा और इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ R बचा।
है कि नहीं। तो जरा कंपेयर करो, यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, m e बाय r आ रही है, m टाइम्स e बाय r, है ना। अब मैंने m टाइम्स क्यों बोला, अगर तुम इस आंसर को ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरे पास करंट है ये वो ही करंट है जो कि अगर मान लो मैं मतलब हम एक सिंगल सेल यूज करता, अगर इतने सारे सेल की जगह मैं एक सेल यूज कर रहा होता तो सिंपली यही फॉर्मूला होता। कैसे, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं होता, v इज इक्वल्स टू आई आर और i इज इक्वल्स टू v बाय r, और यहाँ पे v बाय r होता है और v की जगह हमने e लिखा है, r तो r है, बिल्कुल वैसा ही देख सकते हो। तो मेरे पास एक सेल अगर होता सिर्फ तो हमारे पास करंट की वैल्यू ये आती, ठीक है। यानी तुम इतने सारे सेल लगाओ और ये कंडीशन कर दो, आंसर जो करंट की आएगी वो एक सेल के बराबर ही आएगी। बट इस केस को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, m टाइम्स e बाय r, मतलब e बाय r का भी m गुना, अगर यहाँ सिर्फ एक बल्ब एक सेल यूज कर रहे होते तो आंसर कितना आता है, e बाय r यूज करते, और उसका m टाइम्स m गुना m बार मल्टीप्लाई हो गया। तो सोचो ये जो करंट की वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है इस वाले करंट की वैल्यू से। तो तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, मेरे पास मैक्सिमम करंट का केस है, ठीक है ना। तो ये अपने आप मैक्सिमम करंट का केस आ गया। यहां पे तुम्हें ये बात समझ में आई कि अगर मान लो पिछले केस में, सीरीज के केस में हमें क्या था कि हमने जो लोड था, रेजिस्टेंस था, उसको बहुत बड़ा लिया तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। यहां उसका जस्ट उल्टा होगा, अगर तुमने इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा लिया, बहुत ही ज्यादा बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे तो तुम्हें जो करंट मिलेगा उस केस में वो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल आज की कहानी में इतना ही था कि अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए, तो अगर तुम सीरीज में लगाओगे तो तुम्हारे लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बड़ा होना चाहिए, और पैरेलल में लगाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही कहानी थी। अभी उससे पहले की कहानी अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, ये पता है तो मोर देन इनफ होता है, ठीक है, काम तुम्हारा बन जाएगा। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।